कहते हैं समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। ऑलराइट, चलो बताता हूँ। थंबनेल से आप ये अंदाज़ा तो लगा चुके होंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। आज हम माँ गंगा के तट से अपनी माता पूर्णागिरि की यात्रा को शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम एक इंटरनेशनल बॉर्डर भी क्रॉस करने वाले हैं। इस यात्रा में हमारे साथ हैं हमारे सहपाठी डॉक्टर ब्रजकांत। तो बात कुछ यूँ है कि इस यात्रा की योजना तो हम बहुत ही पहले से बना रहे थे। फिर एक रोज़ कॉलेज से चाय पीने के वास्ते निकलते हैं डॉक्टर साहब, जहां इनका एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे इनके स्पाइन में चोट आई थी। और उसी चोट का दर्द आज भी लिए हुए हम पूरे 2 महीने बाद उस बनाई हुई योजना को पूरा करने को निकले हैं। मुझे तो शायद आप जानते ही होंगे, मैं हूँ ऋषभ। पिछली माता पूर्णागिरि यात्रा वाली वीडियो 1 लाख लोग देख चुके हैं, जिसके लिए मेरा हृदय से आभार। वैसा ही कुछ इस बार भी बनाने का सोचकर हम अपनी इस यात्रा पर अपनी स्प्लेंडर पर निकल चुके हैं। पहले दिन की जर्नी में हम फर्रुखाबाद से निकलकर बरेली होते हुए पीलीभीत में ठहरते हैं। वैसे हम सीधा पूर्णागिरि तक पहुंच तो एक ही दिन में सकते थे, लेकिन हम घर से ही थोड़ा लेट निकले थे और रास्ते में एकदम मस्तानी चाल में सफ़र का लुत्फ़ उठाते हुए आए थे। अभी टाइम शाम के 7 बज रहे हैं। पहुंच तो हम अभी भी सकते हैं, लेकिन पीलीभीत से आगे बढ़ते ही माहौल एकदम बदल जाता है। सड़क पर टाइगर मिलना यहाँ के लिए कोई बहुत बड़ी आश्चर्य की बात नहीं होगी। फिर हमने बांसुरी नगरी कही जाने वाली पीलीभीत के छतरी चौक पर एक सस्ते 500 रुपये भाड़े वाले कमरे में डेरा जमाना ही उचित समझा। अगली सुबह हम सुबह 6 बजे नई उमंग के साथ अपनी यात्रा को जारी करते हैं। सुबह के वक्त सड़कें पूरी खाली सी ही नज़र आ रही हैं। यही सड़कें दिन में भीड़ से भरी हुई होती हैं। अभी हम एक्साइटेड और नॉस्टैल्जिक दोनों ही फील कर रहे हैं। एक्साइटेड इसलिए क्योंकि हम ये नई जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं, और नॉस्टैल्जिक इसलिए क्योंकि हम पहले भी एक बार बाइक से सेम रूट पर ट्रैवल कर चुके हैं और हमारी डेस्टिनेशन भी सेम ही थी। और हल्का फुल्का सा नर्वस भी, क्योंकि पिछली वीडियो पर इतना अच्छा रिस्पांस मिला है, तो अब कुछ बेहतर करने की जिम्मेदारी भी बनती है। जब तक हम शहर की आउटस्कर्ट्स पर थे, सूरज की हल्की सी लालिमा नज़र आ रही थी, लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़े, कोहरे ने सफ़ेद चादर सी ओढ़ रखी थी। कोहरे की बूंदें हमारी पलकों और बाल पर सफ़ेद बर्फ जैसी जम रही थी। सामने लगा साइन बोर्ड हमारा स्वागत करता है, उत्तराखंड में आपका स्वागत है। हरियाली से चारों तरफ से घिरी हुई सड़कों पर चलने का मज़ा अलग ही अंदरूनी खुशी प्रदान करता है। हम कोई जल्दबाजी किए बिना आराम से इन दृश्यों का मज़ा लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और कुछ देर बाद हम खटीमा शहर में दाखिल कर जाते हैं। खटीमा से निकलने के बाद रोड और भी शानदार हो जाती है और जंगल और भी घने होते जाते हैं। साथ ही किनारे लगे बोर्ड्स पर लिखा था जंगली जानवर हो सकते हैं। यही एक कारण था कि कल हम पीलीभीत में ही रुक गए, क्योंकि हमें रात में इसी रोड से निकलना होता, जो एकदम खतरे से खाली नहीं है। फिर कुछ देर बाद हम पहुंचते हैं टनकपुर, जो माता पूर्णागिरि धाम से सबसे नज़दीकी शहर है और एकदम नेपाल बॉर्डर के पास ही है। माता के दर्शन के बाद हम नेपाल भी चलेंगे। यहाँ लगे बोर्ड पर हम जैसे ही पढ़ते हैं, माँ श्री पूर्णागिरि धाम में आपका हार्दिक अभिनंदन, एक अलग सी खुशी की लहर हमारे अंदर दौड़ जाती है। ऐसा लगता है कि हम अपनी मंजिल के नज़दीक पहुँच चुके हैं। यदि आप अपने पर्सनल वाहन से आते हैं तो आपको टनकपुर से ही ये जीप लेनी होगी, जो 50 रुपये किराया चार्ज करती है। माता के जयकारे के साथ अपनी इस यात्रा को शुरू करते हैं। उम्मीद है आपको भी हमारे बराबर ही इस वीडियो के माध्यम से आनंद की अनुभूति होगी। जय माता दी। टनकपुर से पहला गांव थौलखेड़ा पड़ता है,
यहाँ सड़क के किनारे इलेक्ट्रिक फेंसिंग की गई है, जिससे ये पूरा अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ जंगली जानवरों का आवागमन बना रहता होगा। कुछ दूर चलते ही हमें सामने दिखते हैं कुछ धुंधले से पहाड़, जिन्हें देखकर हम एकदम खुशी से गदगद हो जाते हैं। पहाड़ों से रिसकर आता हुआ एकदम स्वच्छ पानी सड़क की एक ओर से दूसरी ओर जा रहा है और पथरीली मैदानों से होता हुआ नदी में मिलता है। बजरंगबली के मंदिर पर उनके जयकारे लगाते हुए हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो एक पीले रंग के बोर्ड पर हाथी और तेंदुए का चित्र बना था और सावधान की चेतावनी दी जा रही थी। अब हमारा अंदाज़ा जो हम कुछ देर पहले लगा रहे थे कि यहाँ जंगली जानवर हो सकते हैं, वो अब विश्वास में बदल चुका था। फिर हमें दिखे कुछ श्रद्धालु साइकिल से दर्शन कर वापस आते हुए, तो हमें लगा कि हम पहुँचने ही वाले हैं, लेकिन असल में हमें अभी और भी वक्त लगने वाला था। फिर ये सामने नारंगी बोर्ड के पास एक चेक पोस्ट जैसी नज़र आती है, जो हमें तो लगता नहीं कोई ऑथराइज्ड पर्सन होंगे, ना ही इनकी कोई यूनिफॉर्म होती है। हमसे पैसे लेकर एक पर्ची थमा देते हैं और ये पर्ची अगर कोई लोकल का आता है तो उसे कोई लेने की ज़रूरत नहीं, उसे ऐसे ही जाने दिया जाता। खैर जो भी हो, हमें तो दर्शन करने जाना था। फिर हम शारदा नदी के किनारे कुछ देर रुककर चाय की चुस्की लेकर थकान को दूर करते हैं और इस रोमांचक दृश्य को अपने मन में संजो लेते हैं। यहाँ भी जेसीबी की खुदाई तो नहीं, लेकिन पता नहीं जेसीबी का ऐसा क्या चार्म है कि बंद खड़ी जेसीबी को लोग निहारे जा रहे थे। शरीर को आराम देने के बाद बनबसा से हम निकल देते हैं। बारिश के दिनों में पहाड़ टूटकर नीचे आया, जिससे रोड खराब हो गई थी और उसकी मरम्मत का काम आगे चल रहा है। जिस जगह के नाम में ही वन हो, वहाँ वन होना तो एकदम लाजमी था। अब यहाँ वन और भी घने और सुनसान होते जा रहे हैं। हम जितने ही ऊपर बढ़ते जा रहे हैं, आसमान उतना ही साफ नज़र आता जा रहा है और कान हल्के से बंद होते जा रहे हैं। फिर हम पहुंचते हैं पार्किंग स्टैंड। पार्किंग स्लिप मिलती है क्या? वो है तो अपने पास। पूर्णागिरी प्रवेश द्वार यही है ना, जहां हम अपनी स्प्लेंडर को पार्क कर देते हैं। यहां से हमें जीप लेनी पड़ती है, जो भैरव बाबा टैक्सी स्टैंड तक छोड़ती है और 20 रुपये किराया लगता है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत जो होती है वो ये है कि यहाँ से तो आपको जीप मिल जाती है, लेकिन जब दर्शन करके लौटते हैं तो सीधा टनकपुर के यात्रियों को ही बैठाते हैं, या तो टनकपुर तक का किराया ले लेते हैं, भले ही आप कहीं भी उतर जाएं। अब श्रद्धालुओं की तादाद धीरे धीरे बढ़ती हुई नज़र आ रही है और इन खूबसूरत नज़ारों का लुत्फ़ उठाते हुए हम भैरव बाबा टैक्सी स्टैंड पर पहुंच जाते हैं और यहां से आगे किसी भी तरह का वाहन ले जाना मना है। अब यहां से शुरू होती है हमारी पैदल यात्रा। सबसे पहले पड़ता है भैरव मंदिर, लेकिन ऐसी मान्यता है कि देवी के दर्शन के बाद भैरव बाबा के दर्शन किए जाते हैं, तभी दर्शन पूर्ण माने जाते हैं। शुरू में ही हम तिवारी प्रसाद भंडार से प्रसाद खरीद लेते हैं और अपना बैग भी वहीं निःशुल्क जमा कर देते हैं और तिवारी जी हमें एक टोकन देते हैं, जिसे बैग वापस लेते समय उनको देना होगा। जब पैदल चढ़ते हुए हम थक जाते तो वहीं किसी दुकान पर बैठकर थोड़ा आराम कर लेते और फिर जय माता दी के नारे लगाकर आगे बढ़ चलते। सामने दाईं ओर दिख रहा वही रास्ता है जो दर्शन करने के बाद इसी रास्ते में मिलता है। छोटे छोटे बच्चे भी पूरी ऊर्जा के साथ जय माता दी के जयकारे लगाकर भागकर चढ़ते जा रहे हैं। ये हमें भी मोटिवेट करता है। खूबसूरत से पहाड़ हमारे मन में ज्यों के त्यों छपते से जा रहे हैं
रास्ते में ही महाकाली का मंदिर पड़ता है, जहां माता पूर्णागिरि के दर्शन के बाद ही तेल का दीपक जलाकर पूजा की जाती है। रामबेड़ा प्रवेश द्वार पर हम अपने जूते उतारकर वहीं एक दुकान पर जमा कर टोकन प्राप्त कर लेते हैं। बड़े बूढ़े, महिला, पुरुष, बच्चे सभी एकदम उत्साह के साथ दर्शन के लिए व्याकुल से नजर आते हैं। हेलो गाइस, ये तो डलाना है। और अभी हम चलते चलते मंदिर के पास बिल्कुल पहुंचने ही वाले हैं। और हमारे साथ बिल्कुल सही कहा इन्होंने, जैसे कि आप लोग जानते हैं ऋषभ जी को, हमारे फेमस क्लास के दादा है ऋषभ दादा। ओए इतना ज़्यादा हो गया। और ये पहाड़ की चढ़ाई को चढ़ते हुए हम लगभग पहुंचने ही वाले हैं माता के दरबार में। और बीके जिनको उनकी स्पाइन में काफ़ी दिक्कत है, ये लगातार चढ़ रहे हैं बिना किसी तकलीफ के। तकलीफ हो रही तो बीच में रुक जा रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा पूरा सहयोग है इनके साथ। और अब हम फाइनली उस जगह पर आ चुके हैं जहां से दर्शन के लिए लाइन लगना शुरू होती है। हमारी किस्मत भी अच्छी है कि हमें बहुत ज़्यादा भीड़ का सामना नहीं करना पड़ा। अब हम मन में देवी पूर्णागिरि का ध्यान करते हुए इस कतार में खड़े होकर अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। माता का मंदिर पहाड़ के एकदम शिखर पर बना हुआ है, जिसने ना जाने कितनी आंधी, तूफान, बारिश, गर्मी, सर्दी देखी है और ज्यों का त्यों बना हुआ है। कतार में लगे लगे जब व्याकुलता बढ़ती तो हम ऊंचे ऊंचे इन खूबसूरत पहाड़ों को देखते रहते, पता ही नहीं चलता समय कैसे कट जाता। फिर वक्त आ जाता है दर्शन करने का। पहले हम नारियल को पास में रखे पात्र में रख देते हैं और हम बहुत ही अच्छे से दर्शन प्राप्त करते हैं। यहाँ बैरिकेडिंग की जाली में लोग प्रसाद में मिली हुई चुनरी और पट्टियाँ बांधते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण होने की कामना करते हैं। और ऐसा माना जाता है कि मनोकामना पूरी होने पर दोबारा आकर पट्टी को खोला जाता है। अब हम दर्शन करके वापस नीचे उतर रहे हैं। फाइनली दर्शन कर चुके हैं, बिल्कुल सुकून से हुए दर्शन। और नीचे चलेंगे, भैरव बाबा के दर्शन करेंगे, उसके बाद देखते हैं। हम महाकाली, बाबा भैरव और फिर नेपाल चलकर सिद्ध बाबा के भी दर्शन करेंगे। अपने जमा किए हुए जूते टोकन देकर वापस प्राप्त करते हैं और फिर हम करते हैं महाकाली देवी के दर्शन। फिर हम स्वाद लेते हैं इस जंगली कंद का, जिसका नाम ये बाबा रामफल बताते हैं। कहते हैं कि राम जी ने वनवास के समय इसी का सेवन किया था, जिससे इसका नाम रामफल पड़ा। फिर हम पहुंचते हैं आस्था का प्रतीक झूठे का मंदिर। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि एक व्यापारी ने अपनी मनोकामना मांगी और कहा था कि पूरी हुई तो सोने का मंदिर बनवाऊंगा। उसकी मनोकामना पूरी हुई, लेकिन उसने सोने का मंदिर न बनवाकर ये सामने रखा मंदिर बनवा दिया, जिससे इसका नाम झूठे का मंदिर पड़ गया। और नीचे उतरते उतरते थक गए तो रास्ते में बैठ गए, विश्राम रेस्ट ले रहे हैं थोड़ा, ठीक है। अब हम आकर उसी स्थान पर मिलते हैं
जहां ऊपर जाने का रास्ता मिलता है। अब हम करते हैं बाबा भैरव के दर्शन, जहां खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। इसके लिए प्रसाद में हम काली ताल ले लेते हैं। फिर हम अपना बैग और बाइक लेकर वापस नेपाल के लिए निकलते हैं, जहां रास्ते में मित्र के कहने पर कुछ फोटोज़ क्लिक करवाते हैं। हमारे सामने ये डैम दिख रहा है, जिसके दूसरी तरफ ही है नेपाल। आज हम एक इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करने जा रहे हैं, वो भी विदाउट एनी वीज़ा। फाइनली हम इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस कर चुके हैं और अब हम नेपाल में आ चुके हैं। सामने बोर्ड में नेपाल के सिद्ध बाबा मंदिर की दूरी केवल 250 मीटर बता रहा है, यानी हम पहुंच ही चुके हैं। बाइक पार्किंग में खड़ी करने के बाद हम सीधा पहुंच चुके हैं नेपाल की लोकल मार्केट में, जहां तरह तरह के फास्ट फूड वगैरह भी मिलते हैं। सिद्धनाथ मंदिर में हम प्रवेश कर चुके हैं, जिसे नेपाल में लोग ब्रह्मदेव मंदिर भी बोलते हैं। इनके दर्शन के बाद ही पूर्णागिरि यात्रा पूर्ण मानी जाती है। इसी के साथ हमने भी सिद्धनाथ बाबा के दर्शन कर अपनी इस माता पूर्णागिरि यात्रा को पूर्ण किया। जय माता दी। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, यूज़फुल लगी हो तो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू सो मच।